हेलो एवरीवन। एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो मौर्यन जो पीरियड जब ख़त्म हुआ उसके बाद कौन कौन सी डिनेस्टीज आई उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मौर्यन पीरियड जो है वो 185 बीसी में ख़त्म हो गया था, जब पुष्यमित्र सुंग ने जो है लास्ट मौर्यन रूलर बृहदत्त की हत्या कर दी थी। तो उसके बाद नियर अबाउट 200 बीसी से लेकर 200 एडी, जो कि लगभग 400 साल का जो ये टाइम पीरियड है, इसको हम पोस्ट मौर्यन पीरियड बोलते हैं। इसमें जो है बहुत से रूलर्स आए, जैसे कि सुंग, कान्व, ये तो जो है मगध डिनास्टी के ही हैं। और उसके बाद जो है सतवाहन हो गए, इंडो ग्रीक हो गए, शक हो गए, पार्थियन हो गए, कुशान्स हो गए। इन सभी को जो है हम पोस्ट मौर्यन पीरियड में पढ़ते हैं। और ये पीरियड कब तक चला? जब तक गुप्ता वंश शुरू नहीं हो जाता। अशोक के बाद मौर्यन को कभी भी कोई एक स्ट्रॉन्ग रूलर जो है नहीं मिला था, तो जिसकी वजह से क्या है, धीरे धीरे जो इनकी जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बहुत वीक होती गई। और जो दूर वाले इलाके थे वो क्या है, टूटना शुरू हो गए। ये आपको मैंने सारी थ्योरी समझा चुका हूँ कि जब सेंटर वीक होता है तो जो दूर दूर जितने भी इलाके होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो कलिंग है, जिसको कि अशोका ने हराया था, जिनको वहाँ पर कब्जा किया था, अब उस कलिंग ने क्या है, यहाँ पर इंडिपेंडेंस घोषित अपने आप को कर दिया है। और साथ ही जो साउथ में क्या हुआ, सतवाहना जो कि फ्यूडेटरी थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जो कि मौर्यंस के ऊपर जो है मौर्यंस के लिए ही रूल करते थे साउथ इंडिया में, अब उन्होंने भी क्या है अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। और अब जो मौर्यन एम्पायर है वो कहाँ तक, सिर्फ ईस्टर्न यूपी और जो बिहार वाला छोटा सा एरिया है वहीं तक जो है सीमित रह गया था। तो मैं कह सकता हूँ कि जो पॉलिटिकल यूनिटी जो बनाई थी, अब वो जो है सारी खत्म हो गई है। तो पॉलिटिकल यूनिटी लॉस्ट हो चुकी है। अब देखिए, अब जब मौर्य खत्म हुए तो क्या है, सुंग वंश शुरू किया। तो उसके सबसे पहले जो रूलर थे वो थे पुष्यमित्र सुंग। ये एक ब्राह्मण थे, और मौर्यन जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंदर जो थे ये कमांडर इन चीफ थे। तो इन्होंने जो लास्ट जो ये रूलर था इनका, बृहदत्त, इसको मार के जो है अपना राज शुरू कर दिया था। और इन्हीं के टाइम पे जो ये ग्रीक्स थे, जो कि अलेक्जेंडर के द्वारा छोड़े गए थे, इन्होंने जो है मौका देख के जो है पाटलिपुत्र तक हमला कर दिया था और उसको ऑक्युपाई भी कर लिया था। लेकिन जो है पुष्यमित्र सुंग ने इनके साथ लड़ाई करके ब्रेवली से फाइट की और जो है इनको यहाँ से भगाया। और साथ ही इसी टाइम पे जो कलिंग के जो राजा थे खारवेल, उन्होंने जो है मगध पे अटैक किया था। और बोला जाता है कि पुष्यमित्र सुंग के टाइम जो है ब्राह्मणिज्म दोबारा से रिवाइव हुआ, क्योंकि इन्होंने जो बुद्धिस्ट जो ये मॉन्क्स थे इनको जो है परसिक्यूट किया था काफ़ी ज़्यादा नंबर में। लेकिन कई एविडेंस ऐसे भी मिले हैं जहाँ पर ये पता चलता है कि ये टॉलरेंट भी थे बुद्धिज़्म के लिए। क्योंकि जो सांची स्तूप है, जिसका जो बनना जो शुरू हो गया था अशोक के टाइम पे, लेकिन इनके टाइम पे क्या है, इन्होंने उसको रेनोवेट करने के लिए जो है परमिशन और पैसे दोनों दिए थे। तो ये थे पुष्यमित्र सुंग। और उसके बाद आए अग्निमित्र, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो इनके लास्ट रूलर थे सुंग के, वो थे देवभूति। ये लास्ट रूलर हैं और इनको जो है इन्हीं के मिनिस्टर वासुदेव कान्व ने जो है मार दिया था, और अगला वंश कान्व शुरू हो गया। जो कान्व है, इन्होंने जो है 45 ईयर तक रूल किया, और एट द एंड इनको जो है डिफीट कर दिया गया, किसके द्वारा? सतवाहना के द्वारा। अब बात करते हैं सतवाहना की। अब नया वंश यहाँ से शुरू हो गया। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 300 से 400 साल का इनका टाइम पीरियड रहा है। फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेके सेकेंड सेंचुरी एडी तक इनका टाइम पीरियड है। और किस एरिया पे ये रूल करते थे? जो आज का आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र वाला एरिया है, ये यहाँ पर रूल करते थे। और इनका जो कोर एरिया था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश वाला। तो इसलिए इनको जो है आंध्रा भी बोला जाता है। बात करूँ इनकी कैपिटल की, तो इनकी कैपिटल का जो नाम था वो था पैथन। तो जो ये कैपिटल थी ये कहाँ थी? गोदावरी नदी के नज़दीक थी। और इनके जो फाउंडर हैं वो थे सिमुक, और उसके बाद जो आए वो थे कृष्णा। इन्होंने क्या है, जिस तरीके से जो मौर्य एम्पायर स्लोली स्लोली जो है एक्सपैंड करके इतना बड़ा हो गया था, उसी तरीके से जो है इन्होंने भी अपने जो ये एरिया था इसको एक्सपैंड किया। अब बात करूँ इनके सबसे इम्पोर्टेंट रूलर की, तो वो है
गौतमीपुत्र सतकर्णी, जिनका जो टाइम पीरियड है वो है 100 से लेके 130 एडी के बीच में। बहुत ही अग्रेसिव वॉरियर थे ये, और इन्होंने अपने को क्या बोला, उपाधि दी, द ओनली ब्राह्मण। तो ये जितने भी सारे ये जो सतवाहन हो गए, कान्व हो गए, सोंग हो गए, ये क्या थे, ब्राह्मण थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण अब क्या है, दोबारा से डोमिनेंस गेन करना शुरू कर रहे हैं। और जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है, इन्होंने जो है जो शक रूलर्स थे उनको हराया। तो शक रूलर कौन थे हम आगे देखेंगे। और इनकी माता ने जो है इनके नाम पे एक इंस्क्रिप्शन बनवाया नासिक में, जिसे कहते हैं नासिक इंस्क्रिप्शन। इसमें जो है इन्होंने क्या है, गौतमी पुत्र जो सतकर्णी है, इन्होंने अपने बेटे के बारे में जो है उनकी वॉर जो फाइट्स हैं उनके एरिया के बारे में यहाँ पर लिखा है। और साथ ही ये क्या थे तो ब्राह्मण, लेकिन ये जो थे अन्य जो धर्म के जैसे कि बुद्धिस्ट थे, उनके लिए भी ये डोनेशन देते थे। तो ये टॉलरेंट थे दूसरे धर्मों के लिए, क्योंकि हमें जो नागार्जुन कोंडा और जो ये अमरावती वाली जो साइट्स हैं, यहाँ पर इनके टाइम पे जो है बहुत से स्तूप, चैत्य विहार जो है बनाए गए हैं। और इस टाइम पे जो है महायान बुद्धिज्म जो है फ्लरिश कर रहा था। अगले रूलर हैं वशिष्ठ पुलामयी, वशिष्ठ पुत्र पुलामयी। तो इनके टाइम के जो है हमें जो सिक्के मिलते हैं, उन सिक्कों पे जो है शिप्स, जो जहाज हैं, वो बने हुए हमें दिखते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो ये सतवाहन है, इनकी नेवी जो और जो इनका मैरीटाइम ट्रेड था वो काफ़ी स्ट्रांग था, इसलिए तो इन्होंने कॉइन्स पे जो है शिप्स बनवाए थे। और अगले हैं यज्ञश्री सतकर्णी। इन्होंने क्या है, जो शक रूलर्स थे उन्होंने क्या है, मालवा इनसे छीन लिया था। तो मालवा इनसे छीना था, तो यज्ञ श्री सतकर्णी ने क्या है, मालवा को इनसे वापस लिया लड़ाई करके, और साथ ही कोंकण जो कोस्ट था उसको भी वापस लिया रुद्रदमन से। रुद्रदमन जो था मोस्ट पावरफुल शक रूलर था। तो ठीक है, इन्होंने मालवा और कोंकण कोस्ट को दोबारा कैप्चर किया। और इनके टाइम पे जो है ओवरसी जो ट्रेड था इंडिया का, वो बहुत अच्छे तरीके से जो है फ्लरिश कर रहा था। और जो इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी इन सतवाहना की, ये क्या थी, जो मौर्य की थी वही थी, क्योंकि ये उन्हीं के फ्यूडेटरी थे। और जो सेंट्रल जितना स्ट्रांग था ना मौर्य में, वो इतना सेंटर यहाँ पर स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि बीच में जो है कुछ सामंत फ्यूडेटरीज आ गए थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो वीक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इनकी हो गई थी। और इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी प्राकृत लैंग्वेज। और यहाँ पर हमें क्या है, सिल्वर और लीड के जो है कॉइन्स मिले हैं। तो सिल्वर के जो कॉइन्स हैं उन्हें बोलते हैं कर्षपाण, और जो लीड कॉइन्स हैं ये जो है ट्रेड के लिए यूज होते थे। और कौन कौन से जो पोर्ट्स थे जिनके थ्रू ये ट्रेड करते थे, तो वेस्ट साइड में था कल्याणी, और ईस्ट साइड में था आंध्र प्रदेश में गंजम पोर्ट। और ये जो ट्रेड करते थे किसके साथ करते थे, रोमन अंपायर के साथ। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली हमें कि ये जो थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया, टैक्स फ्री विलेजेस दे दी गई ब्राह्मण्स को, और जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं तो उनको क्या है, टैक्स फ्री विलेज दे दी उनके भरण पोषण के लिए। अब वो सारा खर्चा जो है ये वहीं से उस विलेज से अपना निकालेंगे। तो ये फर्स्ट टाइम देखने को मिला। और साथ ही इन्होंने जो है वेस्ट डेक्कन वाले एरिया करले नामक जगह पे जो है टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर बनाए। तो ये देखिए अब किस तरीके से जो रिफॉर्म आ रहा है हिंदुइज्म में, अब टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गए हैं। तो करले वेस्ट डेक्कन में इन्होंने, सतवाहना ने जो है इसको बनाया था। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड थे। और सतवाहना के एक जो रूलर हैं हाला, उन्होंने जो है एक किताब लिखी थी गाथा सप्त सती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। अब देख लेते हैं कि आखिरकार जो ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया से कौन कौन से जो हैं इन्वेजन भारत पे हुए। तो सबसे पहले किया गया किसके द्वारा, बैक्ट्रियन ग्रीक्स के द्वारा, जिन्हें हम इंडो ग्रीक्स भी बोलते हैं। ये वही जो बैक्ट्रिया मैंने आपको बताया था कि जो ये अफगानिस्तान तजाकिस्तान वाला जो एरिया है, इसे बैक्ट्रिया बोलते थे। और ये जो है किसके, अलेक्जेंडर के टाइम पे इनका ये कोर किंगडम यहाँ पर बना था। तो ये जो ग्रीक्स थे, अब इन्होंने क्या है, धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट से जो अंदर जो है इंडिया के आना इन्होंने शुरू कर दिया। और ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्थ इंडिया वाले एरिया में जो है ये बस गए। तो इसलिए इनको जो है इंडो ग्रीक्स बोलते हैं। और सबसे पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान को किसने कैप्चर किया, इनके जो किंग थे डेमेट्रियस, इन्होंने कैप्चर किया।
और इनके दो कमांडर को इन्होंने फर्दर आगे भेजा, एप्लोडोटस और मिनांडर को। तो एप्लोडोटस ने जो है सिंध को कैप्चर किया और वो उज्जैन तक पहुंच गया था। बात करूं मिनांडर की, तो ये क्या है, मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक जो कमांडर है वो मिनांडर था। इसने क्या है, मथुरा तक जो है इसने रूल किया है। और इसके सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है, इसने क्या है, मिलिंद पन्हु बुक लिखवाई। तो ये बुक लिखी किसने है, इन्हीं के कोर्ट पोइट नागसेन ने। तो नागसेन ने जो है एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे और पाली लैंग्वेज में जो है इन्होंने मिलिंद पन्हु बुक लिखाई। मिलिंद पन्हु का मतलब है कि क्वेश्चन ऑफ मिलिंद। तो जब ये नागसेन से मिले थे मिनांडर, तो इन्होंने बहुत से क्वेश्चन धर्म को लेके जो है इनसे पूछे थे। तो उन सभी क्वेश्चनों को जो है नागसेन ने इस किताब में लिखा हुआ है। और बाद में जो है, जो ये मिनांडर थे, इन्होंने क्या है, बुद्धिज़्म को अपना लिया था। और बात करूं इनकी इंडो ग्रीक्स की कैपिटल की, तो वो थी सकला, जो कि आज का जो सियालकोट है पाकिस्तान में, वहाँ पर इनकी कैपिटल थी। एक बात और जो आपको ग्रीक के बारे में जो याद रखनी है वो है हीलियोडोरस। ये क्या थे, एक ग्रीक एम्बेसडर थे जो कि मध्य प्रदेश के विदिशा में गए और वहाँ पर इन्होंने क्या है, बेसनगर पिलर बनवाया, जिसे हम गरुड़ पिलर भी बोलते हैं। तो जो हीलियोडोरस थे ये क्या थे, विष्णु भक्त बन गए थे। तो इसी की जो है मेमोरी में, याद में, इन्होंने क्या है, गरुड़ पिलर बनवाया था बेसनगर में। तो आपको याद रखना है कि बेसनगर पिलर कौन से भगवान के लिए बनाया गया था, तो वो आंसर क्या है, विष्णु। और जो ये इंडो ग्रीक्स थे, ये फर्स्ट टू स्टार्ट गोल्ड कॉइन जो थे इंडिया में, वो इंडो ग्रीक्स थे। इन्होंने ही पहली बार जो है गोल्ड कॉइन इंडिया में शुरू किए थे। लेकिन गोल्ड कॉइन की जो मैक्सिमम प्रोडक्शन और सबसे प्योर गोल्ड कॉइन थे वो किसके टाइम पे थे, कुषाण के टाइम पे थे। ठीक है। और जो ये ग्रीक्स थे, इनको जो है यवन भी बोला जाता है, ये भी याद रखना है। और साथ ही जो इनका ग्रीक्स का जो कल्चरल कंट्रीब्यूशन है इंडिया के लिए, तो जितने भी जो ये स्टेज प्ले और जो ये थिएटर हैं, ये सारे दुनिया को जो है कहाँ से मिला है, ग्रीक्स ने जो है ये चीज़ सारी दुनिया को दी है। बात करूं अगले रूलर की, तो वो है शक। शक बेसिकली क्या थे, एक सेंट्रल एशिया में एक ट्राइब थी जिसकी 5 ब्रांचेस थी। और ये रूल कहाँ करते थे, अफगानिस्तान और इंडिया में। तो इनकी जो 5 ब्रांचेस थी वो कहाँ कहाँ, मथुरा, तक्षशिला, बलूचिस्तान और उज्जैन में थी। और इनके जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे वो कौन थे, रुद्रदमन द फर्स्ट। इनका जो राज्य था वो कहाँ था, सिंध, गुजरात, मालवा पर ये रूल करते थे। इन्होंने ही जो है सातवाहना को जो है 2 टाइम डिफीट किया था। और बोला जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो बनाई हुई लेक सुदर्शन लेक थी, उसका जो रिपेयर वर्क है इन्हीं के टाइम पे करवाया गया था। और कई ऐसे इंस्क्रिप्शन मिले हैं हमें जहाँ पर कि जो है इन्होंने अपने बारे में लिखा है, और वो इंस्क्रिप्शन जो है प्योर संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि इन्होंने जो है संस्कृत अपना ली थी। तो देखिए किस तरीके से, मतलब ये इंडिया में आके जो है इंडियनाइज होने की कोशिश करते थे। ट्राइब कहाँ की थी, ये सेंट्रल एशिया की। ठीक है। तो अब एक चीज़ है यहाँ याद रखनी है आपको कि 57 BC में क्या हुआ, उज्जैन का एक लोकल किंग था, उन्होंने क्या किया, डिफीट कर दिया शक को। तो वो जो लोकल किंग था उसने जो अपना नाम रखा वो था विक्रमादित्य। ठीक है। लेकिन उस राजा का ओरिजिनल नाम हमें पता नहीं है। उज्जैन का लोकल किंग था कोई, उसने हराया था शक को 57 BC में, और उसको जो है उसका नाम पड़ा विक्रमादित्य। तो इसी जो इनको शक को हराने के उपलक्ष्य में ही जो क्या है, विक्रम संवत की जो है शुरुआत हुई। विक्रम संवत क्या है, ट्रेडिशनल हिंदू कैलेंडर है। और जो हम आज यूज़ करते हैं ये कौन सा है, ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जो कि पोप ग्रेगरी ने बनाया था। तो जो ये विक्रम संवत वाला कैलेंडर है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। तो इसका 0 ईयर क्या है, 57 BC। तो जो अगर मैं पूछूं कि आज के जो ये 2020 है, तो इसकी जो डेट विक्रम संवत पे क्या होगी, तो ऑटोमेटिकली आप जो है प्लस 57 ईयर ऐड कर लेना, तो उतना टाइम जो है विक्रम संवत में हो चुका है। बात करूँ इनकी कैवेलरी के बारे में, तो जो ये कैवेलरी थी बहुत ही मॉडर्न थी, और जो इनके हॉर्सेस होते थे वो सुपर क्वालिटी के होते थे। और उसके ऊपर जो बैठने का जो चीज़ थी और जो उसका आर्मर जो सैनिक को दिया जाता था वो बहुत ही स्ट्रांग होते थे। और जो इनके वेपन्स थे वो आयरन से बने होते थे और बहुत पावरफुल वेपन्स होते थे, जिसकी वजह से जो ये
बहुत ही खतरनाक बन जाते थे। और जो गुजरात और मालवा के जो शक रूलर्स थे, उन्होंने जो है अपने आप को क्या बोला, सत्रप। सत्रप का मतलब होता है गवर्नर। तो गुजरात और मालवा के शक क्या कहलाए, सत्रप। याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। और जो नेक्स्ट रूलर हैं वो हैं नाहपान। नाहपान जो है, जब गौतमीपुत्र सतकर्णी थे तो उनके ये कंटेम्प्रेरी थे नाहपान, और बोला जाता है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने इन्हीं को हराया था। और इनके टाइम के जो है बहुत से सिक्के हमें देखने को मिलते हैं नाहपान के। बात करूं सत्रप की कैपिटल की, तो वो है बैरीगाजा, जो आज एट प्रेजेंट भरूच गुजरात वाली जगह है, उसे बैरीगाजा बोलते हैं। यहाँ से जो है ये ट्रेड करते थे किसके साथ, रोमन के साथ। बात करूं अगले रूलर्स की, तो वो है पार्थियन, जिन्होंने कि फर्स्ट सेंचुरी एडी तक जो है शख्स को जो है डिफीट कर दिया था। तो इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर हैं वो है गोंडोफ्रीज, क्योंकि इनके टाइम के हमें बहुत से सिक्के मिलते हैं। और साथ ही इनके टाइम पे जो सेंट थॉमस थे, जो कि सेंट थॉमस द अपोस्टल जो है इंडिया आए थे, और ये जो है साथ ही गोंडोफ्रीज के इलाके के साथ साथ जो है साउथ इंडिया में मुजरिस नामक जगह, और जो कि कहाँ है, चेर में है, यानी कि केरला के अंदर ये गए थे। तो ये बातें आपको याद रखनी है गोंडोफ्रीज के बारे में। अब बात करते हैं कुशान्स के बारे में। तो जो क्या हुआ, देखिए सबसे पहले इस क्रोनोलॉजी को समझिएगा कि सेकंड सेंचुरी बीसी में क्या था कि चाइना ने जो है, चाइना की जो वॉल है उसको बनाना, ग्रेट वॉल जो चाइना की है उसको बनाना शुरू कर दिया था। तो अब क्या है, कुछ ट्राइब्स थी वो अब वहाँ हमला नहीं कर पाती थी, तो इसीलिए जो है इन्होंने धीरे धीरे जो है अफगानिस्तान वाला एरिया, सेंट्रल एशिया वाला और जो इंडिया की तरफ जो है मूव करना शुरू किया। तो उन्हीं में से एक ट्राइब थी यूची ट्राइब, और यही ट्राइब का नाम लेटर आगे चल के जो है कुषाण पड़ा, और इन्होंने ही इंडिया पे जो है रूल किया। तो कुषाण क्या है, पार्ट थे किसका, यूची ट्राइब का। और इनके जो फाउंडर थे वो थे कैडफाइसिस वन, जिसका कि जो रूल था काबुल वैली जो है अफगानिस्तान वाला एरिया, वहाँ पर ये रूल करते थे। और इनके जो बेटे थे उसका नाम था कैडफाइसिस टू, जिन्होंने कि अपने आप को बोला लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड। क्योंकि ये चीज़ें हमें पता चलती हैं, उनके सिक्कों पे कुछ इस तरीके की बातें लिखी हुई हैं, और उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि जो कैडफाइसिस का जो रूल है वो कहाँ, मथुरा तक ये पहुंच चुके थे। तो जितनी ये पूरी इंडस वैली और ये जो गंगा वैली है, इसका पूरा कंट्रोल जो है कुषाण ने अपने हाथों में ले लिया था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कुषाण रूलर हैं वो हैं कनिष्क। इनके बारे में हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 78 से लेके 102 एडी तक। और इन्हीं के टाइम पे जो है देखिए क्या हुआ, अब 78 एडी में जो है इन्होंने गद्दी संभाली। तो बोला जाता है जब ये गद्दी पे बैठे तो क्या है, शक इरा की शुरुआत हुई। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो छोटे मोटे जो भी अब शक रूलर्स रह गए थे वो उनका सफाया जो है इन्होंने कनिष्क ने किया था। तो शक अब टोटली खत्म हो चुके थे, तो इसीलिए जो है शक इरा यहाँ से शुरू होती है। तो शक जो कैलेंडर है ये देखिए 78 एडी से शुरू होता है, और ये वाला कैलेंडर जो है ऑफिशियल कैलेंडर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इसका जीरो ईयर क्या है, 78 एडी है। ठीक है, तो इसमें आप अगर ग्रिगोरियन कैलेंडर आज देख रहे हैं 2020, तो अगर आपने शक इरा डेट निकालनी है तो आपको क्या है 78 ईयर जो है माइनस करने पड़ेंगे। कनिष्क ने जो है बुद्धिज़्म को बहुत पैट्रोनाइज किया और खुद जो है बुद्धिज़्म को अपना भी लिया था। और साथ ही जो चाइना में जो ये बुद्धिज़्म जो स्प्रेड हुआ है, इसका श्रेय भी जो है कुशान्स को जाता है, कनिष्क को जाता है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट गोल्ड कॉइन और जो बेस्ट क्वालिटी के जो गोल्ड कॉइन थे ना, वो यहीं कुषाण पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं। और जो ये गोल्ड कॉइन्स थे इनके ऊपर क्या है, बुद्ध भगवान, ग्रीक जो गॉड्स थे, हिंदू गॉड थे, इन सभी की जो है पिक्चर्स देखने को मिलती है। तो इससे पता चलता है कि जो ये कनिष्क थे ये क्या थे, टॉलरेंट थे बाकी धर्मों के प्रति भी। और साथ ही आर्ट एंड लैंग्वेज की क्या है, ये बहुत बड़े पेट्रन थे। इन्होंने जो संस्कृत लैंग्वेज है उसको बहुत बढ़ावा दिया। और हम देख ही सकते हैं जब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, जो कि कनिष्क ने करवाई थी, तो उस टाइम पे जो भी प्रोसीडिंग्स हुई थी सारी संस्कृत लैंग्वेज में ही हुई थी। तो किस तरीके से ये धीरे धीरे जो इंडियनाइज हो रहे हैं। और इनके कोर्ट में जो है बहुत फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क्स जैसे कि अश्वघोष और कई स्कॉलर्स, नागार्जुन, वासुमित्र जो थे वो रहते थे। तो अश्वघोष के बारे में आपको याद रखनी है एक बात कि बुद्ध चरित
जो है इन्होंने लिखी है। और बुद्ध चरित में क्या है, गौतम बुद्ध की एक बायोग्राफी है ये, और ये किस लैंग्वेज में है, संस्कृत लैंग्वेज में है। और इसी टाइम पे जो है चरक ने जो है चरक संहिता लिखी। चरक क्या थे, एक फिजिशियन थे, और सुश्रुत जो थे इन्होंने क्या लिखी, सुश्रुत संहिता। तो ये जो बुक है सर्जरी के ऊपर है, जो सुश्रुत ने लिखी है, और चरक जो थे फिजिशियन थे, मेडिसिन के फिजिशियन थे। और जो ये कुषाण है, इनके जो लास्ट जो रूलर हैं वो थे वासुदेव, और ये जो थे शिव भक्त थे। तो हम देख सकते हैं कि ये किस तरीके से अपने आप को जो है इंडियन कल्चर में किस तरीके से ये मिक्स कर रहे हैं। कनिष्क के टाइम की ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आर्ट को लेके, तो वो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इनके टाइम पे जो था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है, ये दोनों बहुत फ्लरिश कर रहे थे। अब ये कोई स्कूल वो स्कूल नहीं है जहाँ पर कि स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं। बेसिकली क्या है, यहाँ पर इस जगह पे जो ये गांधार वाला एरिया है, अफगानिस्तान, पेशावर, तक्षशिला वाला एरिया और मथुरा वाला, यहाँ पर जो ये मूर्तिकार जो ये शिल्पकार थे, इनका एक पर्टिकुलर स्टाइल बन गया था मूर्तियां बनाने का, स्कल्पचर बनाने का। तो उस स्टाइल, जो ये पर्टिकुलर स्टाइल था, उसी को ही जो है ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट बोलते हैं। तो गांधार मैंने बताया कहाँ कहाँ था, अफगानिस्तान, पेशावर और तक्षशिला में। और मथुरा वाला जो मथुरा के आसपास वाले एरिया थे, वहाँ पर ये फ्लरिश कर रहा था। और पहले बात कर लेते हैं गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो है मोस्टली क्या है, स्टैचू ही बनाई गई हैं। और इन जो स्टैचूज जो बनाई गई, इनमें क्या था, इंडो और जो ग्रीको रोमन जो था मिक्सचर के साथ जो है स्टैचूज बनाई गई थी। तो जो बुद्ध भगवान का जो यहाँ पर फेस बनाया गया, उसको क्या है, ग्रीक गॉड जो है अपोलो, उनके फेस से जो है रिजेंबल करके बनाया गया। और जो उनके बाल थे वो थोड़े करली रखे गए। और जो ये गांधार स्कूल है, ये जो है महायाना बुद्धिज़्म को जो है फॉलो करते थे। और यहाँ पर जो ये चीज़ें बनाई जा रही थी, ये किसके द्वारा बनाई जा रही थी, स्टको एक तरीके की क्ले है जो कि सूखने के बाद हार्ड हो जाती है। तो स्टको, मड और जो लाइम है उसका यूज़ करके जो है ये चीज़ें बन रही थी। और टेराकोटा का भी यूज़ करके जो है इनको बनाया जाता था। तो यहाँ पर जो है स्टोन का यूज़ बिल्कुल नहीं किया जाता है। और जो बागराम और जो ये बामियान बुद्ध हैं अफगानिस्तान में, ये बिलोंग करते हैं गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को। बात करूं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में, तो सबसे फेमस जो इनकी चीज़ है वो है हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क। तो ये मथुरा स्कूल का सबसे फेमस आर्ट है। अब यहाँ पर जो भी बुद्ध के स्कल्पचर्स बने हैं, उनके फेस पे ना एक फीलिंग दिखाई गई है, वो हंस रहे हैं, वो दुखी हैं। तो इस तरीके की स्पिरिचुअल फीलिंग्स जो है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर हमें अन्य मूर्तियाँ, महावीर, शिवजी, विष्णु, पार्वती, यक्ष और जो अप्सराएं हैं, इनकी मूर्तियाँ भी हमें देखने को मिली हैं। और ये मोस्टली जो है रेड सैंडस्टोन से बनाई गई हैं। तो ये सब था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के बीच में जो डिफरेंस था। अब देखते हैं एंड में कि आखिरकार जो ये कुशान्स थे, इनके इंडिया में आ जाने से क्या क्या फ़र्क इंडिया को पड़ा। तो कुशान्स जो थे ये बहुत अच्छी कैवेलरी जो है अपने साथ लेके आए थे। इनके जो राइडिंग गियर्स थे, इनकी जो टर्बन, इनके जो ट्यूनिक्स, इनके जो ट्राउज़र वगैरह, और ये जो सारा सिस्टम जो था, ये इंडिया में कभी भी यूज़ नहीं हुआ था। तो इनके आ जाने से जो है अब टर्बन, ट्यूनिक्स वगैरह जो ये कपड़े हैं, ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग कपड़े होते थे, लेदर से बने होते थे। तो क्या था, जो सैनिक थी उसकी प्रोटेक्शन हो जाती थी। छोटी मोटी जो ये घाव होते थे जो तलवार से लगते थे, अब इनको नहीं लगते थे। तो ये सारी जो देन है ये कुशान्स की ही है। और कुशान्स ने ही जो है वाइड स्केल जो प्रोडक्शन है गोल्ड कॉइन्स का किया। और साथ ही कई टाइटल्स जैसे कि किंग ऑफ किंग्स, सन ऑफ गॉड्स, तो ये इस तरीके के टाइटल जो है इन्होंने पहली बार जो है इंडिया में यूज़ करवाए। और इन्हीं को फॉलो करते हुए जो है आगे इंडियन जो राजा थे, इन्होंने भी इन टाइटलों को अपनाया। और साथ ही जो ये पूरा सिल्क जो रूट था, सिल्क ट्रेड जो भी होता था, इसको जो है ये ही कंट्रोल करते थे कुशान्स। क्योंकि ये सेंट्रल एशिया में थे, तो सारा जो भी चाइना से जो रूट निकलता है, इनकी जो डोमिनेंट पोजीशन सेंट्रल एशिया में थी, उसकी वजह से जो है ये पूरे इस चीज़ को कंट्रोल करते थे, सिल्क रूट को। तो ये सब था पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमें फेसबुक पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे संगम एज के बारे में। धन्यवाद।